मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, टीजीटी पीजीटी हिंदी का हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ के रचनाकार हैं। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र पूरी किताब का नाम है, ध्यान रखिएगा। इस ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो हैं राधा कृष्ण दास। इनके फुफेरे भाई थे राधा कृष्ण दास, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बगियान बसंत बसे रोकियो बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तीन बीच भी योग बुलाइए ना। यह किसकी रचना है? तो यह है रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। बगियान बसंत बसे रोकियो, तो किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की। अगला क्वेश्चन देखें। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार न्यायी कोई टटकी कली चप्पे की वगैरह। तो यह पंक्तियां अज्ञेय की किस कविता से ली गई हैं? तो यह पंक्तियां जो हैं कलगी बाजारे से ली गई हैं। कलगी बाजारे की। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका, कलगी बाजारे की। ध्यान रखिएगा, वर्ष ध्वनियों का उच्चारण है। तो वर्ष ध्वनियों का उच्चारण देखना है तो भैया ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। जिह्वा की नोक, जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग का स्पर्श करती हैं। जिह्वा की नोक जो है वो दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती हैं, तो उसे वर्ष कहलाता है। ध्यान रखिएगा, वहां से वर्ष ध्वनिया का उच्चारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ये देखना है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? आइए देखते हैं। मैंने पार्टी में 8-10 रसगुल्ला खाया। 8-10 रसगुल्ला नहीं, एक गलत है ना। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, बिल्कुल यही सही है। प्रेम का मूल्य आंका नहीं जा सकता, वाक्य बिल्कुल शुद्ध है। उसके बाद इतने में हल्की सी हवा का एक झोंका आया, गलत है। प्रत्येक श्रमिकों को 2-2 रुपए मिले, यह भी गलत है। किस तरह से गलत है आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि तो क्या हो जाएगा भैया? आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। किसको? युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि, क्योंकि आचार्य शुक्ल के द्वारा शुक्ल युग का निर्माण हुआ। तो ध्यान रखिएगा, युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती है। हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया? तो हिंदी कहानी को प्रारंभिक सरस्वती पत्रिका ने महत्व दिया। किसने? सरस्वती पत्रिका ने। ध्यान रखिएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक कौन हैं? तो यमलोक की यात्रा निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र, राधा चरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन और बाल मुकुंद गुप्त। तो यमलोक की यात्रा, ध्यान रखिएगा भैया, यह निबंध राधा चरण गोस्वामी का है। किसका है? राधा चरण गोस्वामी, क्योंकि राधा के चरण जब पढ़ेंगे तभी क्या होगा? यमलोक की यात्रा होगी। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम है। तो ध्यान दीजिएगा, बताया जा चुका है इसके पहले डेट वाइज। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सबसे पहले प्रेमचंद घर में। कौन? प्रेमचंद घर में।
शिवरानी देवी की कृति है, प्रेमचंद घर में सबसे पहले आई। उसके बाद है आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर की। फिर वट वृक्ष की छाया में, यह जीवनी आई। और फिर व्योमकेश दरवेश, अर्थात डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में और व्योमकेश दरवेश। अगला क्वेश्चन, चिड़ीमार में कौन सा समास है? चिड़ीमार में चिड़िया को मारने वाला अर्थात तत्पुरुष समास है। कौन है? तत्पुरुष समास है। नरसिंह में कौन सा समास है? तो नरसिंह में ध्यान दीजिएगा, कर्मधारय समास है। कौन सा? कर्मधारय समास है नरसिंह में। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? तो देखें, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का इतिहास का पुनर्लेखन किसके अनुसार किया जाना चाहिए? भैया स्वतंत्र होना चाहिए, तटस्थ होना चाहिए एवं संतुलित दृष्टि से होना चाहिए, गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। अगला क्वेश्चन, विचारात्मक निबंधों की शैली होती है। तो विचारात्मक निबंधों की शैली धारा शैली होती है। क्या होती है? धारा शैली। एक अनार 100 बीमार, सीधा सीधा अर्थ है कि वस्तु थोड़ी होनी चाहिए और चाहने वाले अनेक होने चाहिए, अधिक होने चाहिए। एक अनार 100 बीमार। अगला क्वेश्चन, मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मत साल। उक्त काव्य पंक्तियां निम्न में से किसको द्वारा लिखित गई हैं? तो मेरे चपल यौवन में यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो, अचल अंचल में पड़ा सो है ना, मचल कर मत साल, यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखें, कविता और छंद में घनिष्ठ कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है, ध्यान रखिएगा। कविता हमारे प्राणों की संगीत है, छंद हृदय कंपन। कविता का स्वभाव ही छंद में लयमान होता है। उक्त कथन किसका है? तो यह सुमित्रानंदन पंत का है, क्योंकि ये सुकुमार कवि थे। इनको हृदय की गहराइयों से नापने का बड़ा अनुभव है। अगला क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना का नाम है। तो दिनकर की प्रसिद्ध रचना है उर्वशी। कौन है? उर्वशी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुनि। यह क्या है? चौपाई छंद है। कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि, आप गिन लीजिएगा, गणना कर लीजिएगा, लगभग 16 मात्राएं दोनों में पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन, सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों में उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? बहुत ही सुंदर रचना है। सूरदास के किस ग्रंथ में अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद हैं? तो साहित्य लहरी में है। किसमें है? साहित्य लहरी में। ध्यान रखिएगा। भोला राम का जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? भोला राम का जीव, तो भोला राम का जीव जो है वो शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को उजागर करती है, शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रस सूत्र का व्याख्याकार नहीं है? तो भट्टलोलट, शंकुक,
भट्ट नायक और अभिनव गुप्त थे। चौथा, महिम भट्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, महिम भट्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है, इनमें से कौन इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा, इकारांत लास्ट में ई आवे, इकारांत पूछा है, बड़ी ई आना चाहिए लास्ट में, तो नदी, टोपी, उदासी, पहिया नहीं है, पहिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्योंकि पहिया में ई नहीं है, पाठों में संगीत और गीतों को सम्मिलित करने पर विकसित होती हैं, क्या होती हैं? श्रवण संबंधी प्रशिक्षण शैलियां। पाठों में जब संगीत और गीतों को सम्मिलित करेंगे तो श्रवण संबंधी प्रशिक्षण शैलियां, अर्थात अपने आप सुनने में अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन, उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं, ये देखना है। तो आइए देखते हैं। शक्तिशाली और दुर्धर्ष पुरुष को भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही है, कितना भी शक्तिशाली पुरुष हो, सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाता है। उर्वशी मानवी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है, बिल्कुल सही है। पुरुरवा के अनुसार मर्द मानव को देवता कहा जा सकता है? नहीं, अर्थात डी नंबर सही है, ए और सी। अगला क्वेश्चन, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी अनुदित है, मौलिक नहीं? तो पंचवटी, जय भारत, पंचवटी, जय भारत, मेघनाथ, नहुस। तो मेघनाथ वध जो है, ये ध्यान रखिएगा, अनुदित है, मौलिक नहीं है। अगला क्वेश्चन, जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? सीधा सीधा शब्दों में भैया आत्मकथा कहते हैं। जब लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है तो उसे क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में कौन नहीं है? तो देखें, भगवती चरण वर्मा व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं, उपेंद्र नाथ अस्क भी व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं, रामेश्वर शुक्ल अंचल भी व्यक्तिवादी उपन्यासकार हैं। तो भैया गोपाल राम गहमरी जो हैं वो व्यक्तिवादी उपन्यासकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में निम्न शब्द किस विदेशी भाषा से आए हैं? ये देखना है, तमाशा, चेहरा, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, भलाई। तो किस शब्द से आए हैं? ये सब फारसी से। किससे आए हैं? फारसी से। तमाशा भी फारसी है, चेहरा फारसी, बीमार, शादी, सरकार, दीवार, गुलाब, आमदनी, आतिशबाजी, भलाई, सब फारसी हैं। अगला क्वेश्चन, शुक्ल जी ने न तो भारत के रूढ़िवादी को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवादी को। उपयुक्त कथन किस लेखक का है? तो ध्यान दीजिएगा, यह है रामविलास शर्मा का। न तो रूढ़िवादी को स्वीकार किया न पश्चिमी व्यक्तिवादी को, शुक्ल जी ने, रामविलास शर्मा ने कहा। स्वाभाविक, स्वागत, इन दोनों शब्दों में उपसर्ग है, तो स्वागत सु प्लस आगत होता है, स्वाभाविक स्व प्लस, तो क्या हो जाएगा? स्व और सु, स्वाभाविक, स्व प्लस अभाविक हो जाएगा और सु प्लस आगत हो जाएगा, स्वागत। शब्द की परिभाषा है, आइए देखते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो सार्थक ध्वनि समूहों को शब्द कहते हैं भैया, सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखें,
तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं कौन? तो तुलसीदास को लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा तुलसीदास जी लोकनायक हैं। लोकनायक वही हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर कितनी राशि का पुरस्कार मिला था? तो 2100 रुपये मिला था। कितना मिला था? 2100 रुपये। प्रज्ञा प्रवाह में जब संकलित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, निराला जी को जो अपरा उनकी किताब है उस पर 2100 रुपये पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में निम्नलिखित में से पहला कवि किसे माना है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो रामकुमार वर्मा का है उसमें पहला कवि किसको माना है? तो ध्यान दीजिएगा, स्वयंभू को माना है। रामकुमार वर्मा ने किसको माना है? स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले इतिहासकार हैं। तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन कहने वाले जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं। किसने हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा ये ईसाइयत की देन है। अगला, गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर के किस अंश में मिलता है? गोपियों की वचन वक्रता तो किस अंश में मिलता है भैया? वह ध्यान दीजिएगा भ्रमर गीत में मिलता है। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। किसमें? भ्रमर गीत में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है। तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश का है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का है, आधे अधूरे मोहन राकेश का है, अंधा युग यह किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। अंधा युग मोहन राकेश का नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल का है। देशज का क्या अर्थ है? देशज बहुत ही सुंदर, अपने देश में उत्पन्न जो शब्द विदेशी शब्द न विदेशी हैं, न तत्सम हैं, न ही तद्भव हैं। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने देश में उत्पन्न जो शब्द हैं, भाई डंडा, गुल्ली डंडा, लोटा, ये सब क्या है? सब देशज हैं। यही उत्पन्न हुए, न तत्सम हैं न तद्भव हैं, अपने देश में उत्पन्न हुए, न विदेशी हैं। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? आधे अधूरे नाटक में तो महेंद्रनाथ है। कौन है? महेंद्रनाथ। अगला क्वेश्चन, साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन है? तो नवजागरण काल भारतेंदु हरिश्चंद्र से चालू हुआ, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? भैया पथ के साथी, स्मारिका, वे दिन वे लोग, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी भी है, स्मारिका भी है, अतीत के चलचित्र भी है, वे दिन वे लोग नहीं है। कमेंट में जरूर बताइए वे दिन वे लोग किसकी रचना है? व्याप्त में संधि है, तो व्याप्त में संधि क्या हो जाएगी? विधन अप्त। कौन सी संधि हो जाएगी व्याप्त में? तो ध्यान रखिएगा, व्याप्त में यड़ संधि हो जाती है। अगर आधा अक्षर लगा हुआ है य में व वो में तो तुरंत ध्यान दीजिएगा यह यड़ संधि हो जाती है। अगला क्वेश्चन, जो बात अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो उससे किस विभक्ति का प्रयोग होता है? अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो तो उसमें कौन सी, ध्यान दीजिएगा, उसमें किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो उसमें होता है षष्ठी विभक्ति का। किसमें? षष्ठी विभक्ति का। अन्य विभक्तियों से न कहने की इच्छा हो। अगला क्वेश्चन, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन कौन सा है?
ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन, तो भैया वह है चार्वाक दर्शन, जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करता। अगला क्वेश्चन, भारतीय साहित्य में रस निष्पत्ति सिद्धांत निम्नलिखित में से साहित्याचार्य की स्थापना है, तो बता दिया गया वह है आचार्य भरत। रस निष्पत्ति 6वें अध्याय में है ना, भरत मुनि के, जिसमें 36 अध्याय हैं भरत मुनि की किताब नाट्यशास्त्र में, 6वें अध्याय में रस का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखें, इसमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह शब्द कौन होगा? अशुद्ध है तो प्रदर्शित बिल्कुल सही है, अहोरात्र बिल्कुल सही है, इकतारा बिल्कुल सही है, भास्कर जो है वह अशुद्ध है। भास्कर ऐसे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध को माना गया है। बहुत ही सुंदर रचना है। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफल माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला काव्य मेघनाद वध 1861 को माना गया है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? यह है रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, कई बार आ चुका है, तो यह किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। किसका है भैया? रामचंद्र शुक्ल का। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? तो ह जो है वह क्या है? संघर्षी है। ह व्यंजन जो है वो संघर्षी है। इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी का शुद्ध ध्यान दीजिएगा। कृषांगिनी, कृषांगी ये बिल्कुल शुद्ध है। कृषांगी शब्द होता है, ऐसे लिखा जाता है। अगला, अपिच्छते का सही संधि विच्छेद है, तो क्या हो जाएगा? अपि प्लस इच्छते, अर्थात डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। सुख दुखात्मक को रसः, किसकी उक्ति है? सुख दुखात्मक को रसः किसकी उक्ति है? तो ध्यान दीजिएगा, यह रामचंद्र गुणचंद्र की युक्ति है। किसकी है? रामचंद्र गुणचंद्र की। सुख दुखात्मकों को रसः। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है, च प भ म, तो कौन भैया? च में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। च में क्या है? तालव्य है। अरस्तु के अनुसार अनुकरण है, तो अरस्तु के अनुसार अनुकरण नवसर्जन होता है। क्या होता है भैया? नवसर्जन। निम्न में से कौन सा हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? हड़ौती बोली का, तो धौलापुर जो है वो हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है, बाकी कोटा, बूंदी, झालावाड़ ये सब हड़ौती बोली के क्षेत्र हैं। न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, किसकी रचना है? तो सभी जानते हो कि धूमिल की रचना है। सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। अगला क्वेश्चन, निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में
किस विभक्ति का प्रयोग होता है? निमित्त शब्द का अर्थ रखने वाले शब्दों का प्रयोग होने पर सर्वनाम शब्द में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो किस विभक्ति का होता है? ध्यान दीजिएगा, द्वितीया से सप्तमी तक सभी का, द्वितीया से सप्तमी तक। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात सूत्र किसका है? काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, यह किसका सूत्र है? तो यह वामन का सूत्र है, ध्यान रखिएगा, वामन का। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात वामन का सूत्र है। मात्रा स्वर को कहते हैं, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा स्वर को समरूप ग्रेफीम कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेफीम, समरूप। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। वृक्ष का पर्यायवाची है, बहुत ही सुंदर है। तो वृक्ष का पर्यायवाची क्या हो जाएगा भैया? तरु हो जाएगा, सबको मालूम है। इनमें से कौन सा अलंकार सादृश्य मूलक है? तो कौन सा अलंकार सादृश्य मूलक है? तो ध्यान दीजिएगा, व्यतिरेक सादृश्य मूलक होता है और उत्प्रेक्षा सादृश्य मूलक होता है। तो बी नंबर और सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें। सॉरी मित्रों, इतना ही है। इसके आगे दूसरे पार्ट में प्रैक्टिस सेट 10 हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।